तो कक्षा 10 हमने कल स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो कल 2 प्रकार हमने पढ़े थे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 अभिकारक जब आपस में जुड़ते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका हमने उदाहरण भी देखे थे, 3 उदाहरण देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन के बाद तीसरे प्रकार की मुख्य अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब 2 अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से आयनों को विस्थापित कर देता है या तत्वों को विस्थापित कर देता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe की अभिक्रिया जब CuSO4 से कराई जाती है तो Fe CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देता है। यहाँ आप देख रहे होंगे Cu हट गया है और Cu की जगह यहाँ पर Fe आ गया है, तो Fe बन गया है FeSO4, CuSO4 बन गया है Cu। जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से तत्वों को विस्थापित कर देता है तो इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका दूसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ देखिए जिंक सल्फेट बन गया है और कॉपर विस्थापित हो गया है। यही अभिक्रिया को पूर्णतः बताता है ये कि जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से तत्व को विस्थापित कर देता है तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर Pb की अभिक्रिया कराई जाती है CuCl2 से, तो Pb CuCl2 से Cu को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह स्वयं आ जाता है, बना देता है PbCl2 और Cu। तो बच्चों ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तो अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है, दोनों ही अभिकारक एक दूसरे से आयनों को विस्थापित कर देते हैं। आयनों को विस्थापित कर देते हैं का क्या मतलब है, देखिए बच्चों जब हम BaCl2 को पानी में डालेंगे तो वो Ba और Cl में बदल जाएगा, यानी कि ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। तो Na2SO4 BaCl2 ये क्या करेंगे, आयनों का आदान प्रदान कर लेंगे। तो यहाँ बन गया BaSO4 और यहाँ बन गया Cl2 NaCl, ठीक है। Na की अभिक्रिया Cl के साथ होगी, 2Na है 2Cl है तो 2NaCl हो जाएगा। समीकरण को संतुलित करना हम साथ साथ में सीखते जाएंगे। और BaCl2 बन जाता है BaSO4। तो देखिए दोनों ही अभिकारक एक दूसरे से तत्वों की शिफ्टिंग कर रहे हैं, आयनों की शिफ्टिंग कर रहे हैं। अब दूसरा देखिए BaCl2 प्लस Al2SO4, तो अब यहाँ पर क्या करता है, BaSO4 बन जाएगा और AlCl3 बन जाता है। तो दोनों ही अभिकारकों ने एक दूसरे से आयनों को विस्थापित किया है, तो इस तरह से ये द्विविस्थापन हो गया। तीसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं। KBr की अभिक्रिया जब BaI2 के साथ की जाती है तो Ki बन जाता है और BaBr, KiBaBr2। तो ये 2 क्यों आया, ये सारी चीज़ें हम कक्षा 9 में सीखते हैं कि समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। 4 मुख्य अभिक्रियाएं हैं, प्रकार हैं अभिक्रियाओं के कक्षा 10 के पहले चैप्टर में। एक और अभिक्रिया होती है जिसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है ये जानने से पहले हमको समझना होगा कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। उपचयन में किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि कोई अभिकारक जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उपचयन होता है। और अपचयन क्या होता है, जब कोई अभिकारक ऑक्सीजन का ह्रास होता है किसी अभिकारक से या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसे हम कहते हैं अपचयन। इसको हम समझते हैं उदाहरण के द्वारा। देखिए उपचयन है, यहाँ पर कॉपर की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, यानी कि इसको तापन किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो कॉपर बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हम कहते हैं कि उपचयन हो रहा है। ऐसे ही देखिए कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया की जाती है, इसको गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाती है, यानी कि देखिए ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, माइनस ऑक्सीजन। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गए हैं जो इसने इसके साथ शेयर किए होंगे। कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं वो वापस इसके पास आ जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। अब हमारा समझने के लिए है यहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है,
वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक ही साथ होता है उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कैसे समझते हैं हम इस बात को? जब हम जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ करते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल रहा है, इसका मतलब जिंक से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, माइनस इसका अपचयन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। वहीं दूसरा अभिकारक है कार्बन, जो कि उत्पाद बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो हम इसे कहते हैं उपचयन। तो एक पदार्थ का अपचयन होता है और दूसरे पदार्थ का उपचयन होता है। तो जब अपचयन और उपचयन किसी अभिक्रिया में साथ ही हो रहा है तो उस अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ की जाती है तो कॉपर ऑक्साइड जो है, ये कॉपर ऑक्साइड बदल जाता है कॉपर में, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो बदल जाता है H2O में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन हटती है उसे हम कहते हैं अपचयन। इसका मतलब है कि यहाँ पर अपचयन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का। और जब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो एक अभिकारक का वो अपचयन हो रहा है और दूसरे अभिकारक का उपचयन हो रहा है, और अपचयन और उपचयन साथ हो रहा है, इसीलिए हम इस अभिक्रिया को कह देते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये है रिडॉक्स अभिक्रिया। अब एक और महत्वपूर्ण प्रकार की अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी हम नाम से ही समझ सकते हैं, जो ऊष्मा का क्षेपण करती है, यानी कि ऊष्मा निकालती है, फेंकती है, उत्पादित करती है। तो जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ, ये दो उत्पाद यहाँ बने हैं, उत्पाद के साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है, ऊर्जा भी बनती है। जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब हम मीथेन को जलाते हैं, मीथेन गैस है हम जानते हैं, जब हम इसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, यानी कि यही एनर्जी जो निकलती है, इसका हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण समझ लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं, श्वसन की अभिक्रिया जब हमारी कोशिका में होती है तो ग्लूकोज का दहन होता है। दहन आप पहले भी समझाया है आपको, आप समझ गए होंगे कि दहन का मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और दहन तब एग्जैक्टली माना जाता है वो जब उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, उत्पाद के साथ में ऊर्जा भी एक उत्पाद है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा भी, अभिकारक के उत्पाद के साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब अंतिम प्रकार की अभिक्रिया जो होती है, आपके बुक में दिया है फर्स्ट चैप्टर में, वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, किसी अभिक्रिया के होने के लिए जब ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि N2 और O2 तभी आपस में अभिक्रिया करेंगे जब इनको ऊष्मा प्रदान की जाएगी, जब ऊर्जा भी दी जाएगी। तो N2 + O2 ऊष्मा या ऊर्जा की उपस्थिति में 2NO में बदल जाता है। किसी अभिक्रिया के होने के लिए जब ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी मतलब अवशोषित कर रही है। दूसरा हम उदाहरण से समझते हैं, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, यानी कि उसे हम ऊष्मा देते हैं, तभी वह ये PbO, लेड ऑक्साइड, NO2 और O2 में बदल जाता है। तो जब किसी अभिक्रिया के होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो कक्षा 10 ये 6-7 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जो आपको सीखनी है, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं तो इसके लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।